समझ गया हो कि ये गलत है और ही कैन नॉट डिफेंड, उस पे वो नहीं कह रहा है कि रसूलुल्लाह गलत है। वही हमको, अगर ऑनेस्टी है मोमिनों के अंदर तो वो मान के जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अच्छा एडम साहब, ये बॉम्बे हाई कोर्ट से अपने को मेल आया है, सर मैडम योर केस इज फाइल्ड इन बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 29th अप्रैल 2024 15:45। केस स्टैम्प नंबर इस, फिर जो नंबर है मुझे नहीं पता, मैं अभी यहाँ पे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये है कि केस अपना फाइल हो गया है। तो ये अपने लिए समझिए कि पहला स्टेप, जो जितने सारे लोग आप लोग मई में अपना चैनल बैन हुआ था एडम साहब, तो 11 महीने क्या समझो, कल तो 1 तारीख ही है, यानी 1 साल वाह बाद जो कई सारे लोग और जो हमारी फिक्र करते हैं, वो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि भाई लीगल एक्शन लो, लीगल एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। तो फाइनली अपना केस जो है वो रजिस्टर हो गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब जैसे ही इसकी डेट मिलेगी तो हमारा केस वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। अब जीते या हारे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एटलीस्ट हमने कोशिश की, और यानी हमने अपने तरफ से वो एफर्ट्स डाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। लेट्स सी के आगे क्या होता है। बेशक सर, बेहतरीन है सर, बेहतरीन है, दैट्स अ गुड स्टार्ट। यस, एंड आई एम श्योर के हम केस हमें जीतना ही, मतलब जीत ही मिलेगी, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उसके, और आप उसमें आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो किसी भी बिलीफ सिस्टम को, तो वो उसके बिना पे हमको बिल्कुल ये अनबैन होना चाहिए, बैन हटना चाहिए। और हमने आज तक कभी भी किसी भी मौके पे, ना मैंने, ना एडम साहब ने, किसी ने भी, हमने हेट स्पीच कभी नहीं दी है मोमिनों के लिए। तो ये तो मैं लिख के दे सकता हूं कि हम कभी भी हेट स्पीच नहीं देते किसी भी मोमिन के लिए, क्योंकि हमारी वो चाहत भी नहीं है कि मोमिनों के लिए हेट स्पीच देना एज अ कम्युनिटी। तो हम ये कभी नहीं करते। बेशक, बल्कि रादर आई लव मुस्लिम्स। यस। सर देखे कोई और हमारे प्यारे दोस्त भाई बैठे हाँ, हैं यार साहिल नीचे। भाई, देख मैंने लेते एक इमेज शेयर की है, जरा दिखाएं। नबी में कुछ ऐसी जुए थी। हैं। यार नहीं यार, ये ये तो बहुत बहुत बड़ी है, ज्यादा हो बहुत गई। बड़ी, ज्यादा हो गई, और और ये बहुत बड़ी, जू इतनी बड़ी इतनी बड़ी जुए हैं क्या कि होती कीड़े भाई? हैं भाई। ये ये जुए हैं कि कॉकरोच लग रहे मेरे को। हाँ, ऐसा सही बात है, देखो। नहीं साजिद अरे भाई, भाई गलत बात इतनी है। बड़ी जू हो गई तो फिर खत्म हो जाएगा भाई इंसान। हाँ, बात तो सही है। वैसे बुखारी का हवाला है 2788 वाला। देखते हैं, बड़ी हाँ, भयानक है जुए। चले। अच्छा ये इमेज खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए था, इसमें सिर्फ एक शख्स को दिखाया गया है, तो डोंट, आप लोग उसको किसी के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करिएगा। शाहरुख साहब। हेलो हेलो जी जी जी, शाहरुख हेलो साहब, सर। मोमिन है? हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है सर। जी जी सर, आ रही। सर तो मोमिन है? मैं मोमिन तो नहीं था, पर नॉर्मल मुस्लिम था। पहले नमाज भी पढ़ता था, मगर तुम्हारी वीडियो देखी तो छोड़ हम्म। दिया। अच्छा एक काम करोगे शारिक साहब, क्या? एक 3-4 मोमिन हजरात है, आप एक 12 बजे के बाद जुड़ोगे? मैं आपको 12 मौका बजे? देता हूं बोलने का। जी। चलो ठीक है, 12 बजे के बाद देख। ओके। यार मुक्तो मैन, आप मोमिन है? मुक्तो मैन, अनम्यूट। मुक्तो, मुक्तो मौन, हाँ हाँ हाँ। मुक्तो मौन। यस यस। सर मोमिन है आप? हाँ जोर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ। जय माता अच्छा, दी। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ पढ़ती हो। पढ़ती हैं। आयतुल कुर्सी सुना दो।
ओके, जरा प- पहले का 2 एक लाइन बताना। अल्लाहु ला इलाहा हाँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इस तरह का कुछ है, मैंने मेरे पूरा याद नहीं, पर अच्छा, मैं अत्तहियात बात जानता तो हूँ सही है ऐसा। साहिल भाई, इसी तरह का हाँ, कुछ है। अत्तहियात सुना दो चलो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। देखो भाई, मैं मुस्लिम हूँ और मैं इस हदीस को देख रही हूँ, और तब से मैं गूगल में सर्च कर रही हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या है। हाँ, इसलिए मैं ज़रा उधर में था, आप लोगों की बात सुन रहा था, लेकिन मैं बिज़ी था सर्च करने में कि आखिर यहाँ पर बोला क्या गया है। तो सर्च करी आपने? हाँ, सर्च करी हूँ, लेकिन अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं। क्या सर्च करी आपने? हाँ, कि इस बारे में आखिर इस हदीस का क्या कहूँ तर्जुमा। एक काम एक्चुअली करो, मैं हाँ, गूगल पे बताइए। जाओ हाँ, और उधर लिखो सही बुखारी हदीस नंबर 7001। नहीं साहिल, वो नहीं ये नहीं कर मुझे रहा, वो मुझे क्या हदीस कर रहा नंबर है तो कि मैं किसी तरीके से इस हदीस के तर्जुमे के ऊपर गेम कर लूं, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको। आप समझ नहीं रहे कि क्या कहना मैं चाह रहे हैं आप? कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं इस हदीस को डिनाउंस करने के लिए मुझे कोई मिल जाए, कोई तर्जुमा जलेबी मिल जाए अच्छी। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। देखिए भाई, मैं एक बात बताती हूँ। इस्लाम में इतना कुछ है कि इस छोटी सी चीज को लेकर कोई इस्लाम छोड़ देगा या फिर ये छोटी सी चीज ऐसा है? तो हाँ, एक्चुअली इस्लाम का जो प्रमाण है उसके तुलना में तो एक बहुत ही छोटी सी है। यार भाई, अच्छा, अगर ये किसी छोटी सी नाम चीज है, अगर ये छोटी सी चीज है, एक छोटी सी बात करते हैं, अगर ये छोटी सी चीज है, तो आप इतनी देर से फिर ढूंढ क्यों रहे हैं कि किसी तरीके से आप गूगल में जाके इसके नहीं नहीं, खिलाफ मैं कोई। तो देखिए अभी आपने बात बोला यार, देखें भाई, देखें यार, झूठ ना बोले, अभी आपने बोला कि मैं कितनी देर से गूगल में बैठ के ढूंढ रहा था किसी तरीके से मैं इसको जो है ना डिनाउंस कर सकूं और मैं कुछ कर सकूं, गेम जलेबी बना सकूं। तो यानी इफ इट इज सच अ स्मॉल थिंग, व्हाई वुड यू बी डूइंग दिस? हम्म, ठीक है। एक्चुअली मैं तो एक समय था जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, इस्लाम को ऐसा फॉलो इररिस्पेक्टिव, नहीं करता दैट इज था। इररिस्पेक्टिव। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं रिस्पेक्ट के साथ ही बात करूँगा। अरे रिस्पेक्ट नहीं, इररिस्पेक्टिव भाई। यार सॉरी यार साहिल, इसका ओह ट्रांसलेशन कर यार। सॉरी। ओके सॉरी। बताइए। क्या क्या मतलब, क्या है मतलब, था जरा इसका जो मैंने, दैट इज इररिस्पेक्टिव का मतलब था। नहीं, मैं क्यों ढूँढ रही हूँ, तो ये वही तो क्यों बता ढूंढ रही हूँ रही ना। हूँ? ओके। हाँ, हाँ। अच्छा, वो ठीक है, तो लैंग्वेज का दैट इज फाइन, नहीं मैं आनंद साहब, ठीक है। नहीं, बात कुछ ऐसी है कि मैं बंगाल से हूँ और मुझे अच्छा हिंदी ठीक है जो भाई, वी आर नॉट ओके, ओके, ओके। वी आर ओके नॉट ठीक टेलिंग है। एनीथिंग आप अबाउट बस दैट। बी हाँ, हाँ, आप कंफर्टेबल। बस ठीक है, आप बस समझने ला कि अ, मुझे मेरे भी पहले बहुत सारे सवाल थे, तो उस सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया। तो इसलिए मैं ढूँढ रही थी कि शायद इसका भी कोई जवाब है। चलिए ऐसा साहिल कुछ सर। साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें जिस चीज का यस यस, प्लीज जवाब गो अहेड मिला, आनंद मैं साहब, उस पे बात कर ले इनसे, प्लीज अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज प्लीज, जनाब, आपको किस इट्स चीज ऑल योर्स। है, मैं उस पे आपसे बात करना चाहूंगा। जी सर, बताएँ प्लीज़ फिर एक मैंने बार। किस चीज का आपको जवाब मिली है, मैं उस पे आपसे बात करना चाहूंगा। आज तक आपको किस चीज का जवाब मिली है? अ, किस चीज़ का जवाब मिले? आपने कहा बहुत सारी चीजें आपने सर्च की हैं, उसका आपको जवाब हाँ, मिली हाँ, है। हाँ, तो हाँ। किसका जवाब मिली है? कौन सा टॉपिक है जिसका आपको जवाब मिली है? आप उस पे बात कर लें। सर, बात कुछ ऐसा है कि मैं तो अभी तैयारी होकर नहीं आई हूँ, हैं? लेकिन मैं आ सकती हूँ, हाँ? तब मैं चलें ऐसा इंशाल्लाह करें, तैयारी करके बताइए। कब आएँगे? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद? ओके सर, एक्चुअली अरे आज लेकिन अभी रहने तो देते तुम हैं, बोल हाँ? रहे थे ना कि मेरे बहुत सारे सवाल थे और हाँ मुझे उसके सर, जवाब मिल गए। तो कोई हाँ एक सवाल बता दो उनको कि ये मेरा सवाल था पहले मैं और मुझे ये जवाब मिल गया, हाँ, तो ठीक मुझे है। संतुष्टि हो गई। हाँ, देखिए, कौ पहली कौन-सी बात तो कुश्ती हो गई? बहुत सारे चीज़ में संतुष्टि हो गई,
लेकिन अगर मैं कोई सवाल बताऊँगी तो उसे तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं रेडी नहीं हूँ और मैं बात को आगे नहीं तो लेना आया चाहती क्यों हूँ। भाई फिर? ओके भाई, आप इस हदीस को ज़रा बांग्ला में कर दो ना, ये जो नीचे जो ऑप्शन है। यार साहिल, लो बंगला वाली मेरी हदीस, ये लो जी बंगला में देखते हैं यार आज ट्रांसलेशन में क्या लोचा है। लो यार पढ़ो यार क्या लिखा हुआ, ऊंची पढ़ो ताकि हमें भी पता लगे। हुँ, आज बंगला ओके। की भी जलेबी देखेंगे हम। नहीं, मैं तो जलेबी नहीं बनाऊँगा। ऊंची पढ़ ले यार, मुझे सलाम समझ नहीं आती बंगला। উম্মু হারাম বিনতু মিলহান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে খেতে দিতেন। উম্মু के হারাম ऊंचा के पढ़े, हम বিনতু लोग भी सुने यार कैसे इसको पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। तेज बोले। हाँ। উম্মু হারাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন উবাইদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর স্ত্রী। একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার ঘরে গেলে তিনি তাকে আহার করান এবং তার মাথার উকুন বাজতে থাকে। একসময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে थोड़ा ऊँचा कीजिए। नहीं यहाँ पे जुएं आ गई है ना? हाँ, जुए तो आगे। आ गई है ना, तो मोहम्मद साहब के सर में जुएं थी ना? हाँ, ये हदीस में तो इस तरह और की वो लिखा हुआ बात नामहरम है। के खत्म घर हो पे गई। क्या कर रहे थे ये भी पूछो एडम साहब। हाँ, अब वो मोहम्मद साहब वहां पे जुएं निकलवा रहे थे और वो हाँ, उसके घर में क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये तो मुझे पता नहीं। हाँ ये मुझे पता नहीं। यार साहिल, ये मैंने गूगल ट्रांसलेटर से वेरीफाई कराया कि इसमें जुएं है कि नहीं है। साहिल ये जरा इसकी गूगल ट्रांसलेटर की सुनी जरा जबरदस्त बात। স্ত্রী একদা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে গেলে তিনি তাকে আহার করান এবং তার মাথার উকুন। यार कितना मजे की अरे नहीं है। हम जब वो जाते हैं ना किसी रेलवे स्टेशन पर तो ऐसा ही फिर बोलती हैं। ये प्लेटफार्म मजे नंबर का 6 पर वो गाड़ी आ रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। हाँ, ओके सो वंस अगेन, हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बंगला में क्या लिखा हुआ, मैंने ट्रांसलेशन की थी, अंग्रेजी में चले जाते हैं, उर्दू आपसे पढ़ी नहीं जा हाँ, रही होगी ऑब्वियसली। नहीं अच्छा उर्दू ये में अनस बिन मालिक बता रहे हैं नहीं, कि आप जो उम्मे बता रहे हैं वो सही हराम है। बिनते, वो है भाई, हाँ ये भाई। उम्मे हराम बिनते मिल्हान के घर गए, हाँ, ठीक है। हु वुड हाँ, ऑफर हिम मील, जो उनको खाना खिलाती होती थी। उम्मे हराम वाज द वाइफ ऑफ उबैदा बिन अद समीत। हाँ, अच्छा ये उबैदा की बीवी है उम्मे हराम, मोहम्मद साहब उसकी गोद में सर रख के लेटे में और वो जुएं निकाल रही हैं। ये क्या क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है? हाँ, ठीक है। ये हदीस मैं आपके ज़रिए पहली बार देख रही हूँ, तो मैं भी इस बारे तो में हम तो सोच रहा वही हूँ। चीज दिखाते हैं, रुको मैं आपके यहाँ से एको हो रहा है, हम तो वही चीज दिखाते हैं जो मौलाना आपके नहीं दिखाते हैं। यही तो हमारा क्या कहते हैं उसको, खासियत है कि हम वो दिखाते हैं जो आपके उलमा आप लोगों से छुपाती है, हम वो दिखाती है। और हमको आपने आपको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हारा मौलाना नहीं दिखाती, हम दिखाती। जी अभी बोलिए। ओके सर, शेख मैं यहाँ पर आई थी एक्चुअली इस हदीस को देखने में, क्योंकि वहाँ पर उर्दू में लिखा था, तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और अभी तो हदीस नंबर सब कुछ दिखा रही है, पर उस वक़्त हदीस नंबर भी नहीं था। तो मैं ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या नूनू जिहाद क्या बताया, ये क्या है सर? यार छोड़ यार, उसको तेरा काम नहीं है वो, तू घर जा, ठीक है। वो नूनू जिहाद तुझे समझ नहीं आ सकेगा। तू घर जा, एंजॉय कर, और जब इसके हदीस का रेफरेंस आ जाएगा यहाँ जोन से वाली चीज पे तुझे डेटा मिल जाएगा जिसके तुझे जवाब मिल गए हैं, तो वापस आ जाना, ठीक है मेरे भाई। हाँ ठीक फिर है, से आ जाना। इंशाल्लाह। चल बेहतरीन, इंशाल्लाह ना बोल, फिर तू कभी भी नहीं मुक्तों आएगा। मुक्तों को मुक्ति दे देते हैं। हाँ, अब मुक्तो मोहन भाई जरा पैंट की पॉकेट में ना हाथ डाल के चेक करना, आप न रहे कि मादा दिखाती दिखाती ज्यादा निकल रहा था कुछ। नहीं वो नहीं, उस पे नहीं साजिद, उस पे नहीं, दैट इज द रीजनल इशू, तो उस अच्छा पे हाँ, हम नहीं लेकिन वो बोलेंगे। उनकी जुबान है वो ना। हाँ तो दैट इज फाइन, वी डोंट हैव एनी चले। इशू विद दैट।
सही। अच्छा, ये आफरा नूर कह रही है दिस इज बीजेपी प्रोपागेंडा चैनल। ओ भाई, ओ साहिल, अब दीदी, बीजेपी से अगर तूने बीजेपी से मुझे पैसे ना दिलवाए साहिल, मैं तुझे आगे पकड़ूंगा। अरे पहले मुझे तो मिलने दे। मुझे नहीं मिले, मैं तुझे कहां से दिलवाऊंगा? यार जिसको देखो बीजेपी और आईएसआई का एजेंट और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, पैसे दिलवाते नहीं ये साले। यार अजीब है यार, तुम लोग मोदी को जी की कुछ नहीं साजिश है मिलता और तो क्या। यहूदियों का एजेंट, बीजेपी का एजेंट, प्रोपागेंडा। अरे इतना ये सोचो कि तुम्हारे मौलवियों ने कभी ये दिखाया तुमको, ये सारी चीजें जू मुबारक तुम्हारे रसूलुल्लाह के सर पे थी, नामहरम के घर पे जाके झड़वा रहे हैं जू, कभी दिखाया? ये प्रोपागेंडा कहां से हो गया? लेकिन ये सामने बीजेपी की स्क्रीन पे रख साजिश के है। दिखाया जा रहा है, जो कि तुम जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये हमारी लिखी हुई हदीसें तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन साजिद यार सॉरी। साहिल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये सब हदीसें क्यों नहीं आई। ये बीजेपी की हाँ। मुकम्मल साजिश है। हाथ है, बीजेपी का मुकम्मल हाथ इसमें। कांग्रेस की सरकार में ये सब हदीसें नहीं आई, हाँ, और सब सरकार में भी नहीं आई, तो भाई तो साजिद, हाथ है बीजेपी ये का। कांग्रेस की सरकार में लिखी गई थी, बीजेपी तो सिर्फ दिखा सामने रही तो है। बीजेपी में आई है ना। हाँ, तो लिखी तो उन्होंने थी ना। और देखो ना, और आयरनी देखो कि बीजेपी प्रोपागेंडा चैनल को बीजेपी की सरकार में ही बैन भी कर दिया गया है इंडिया लोकेशन पे। क्या बात है, क्या बात है। यार ओ कुछ तो यार, शर्म करो यार मोमिनो, जो इस तरीके की बातें करता है। ये तो क्लासिक है जी। हद है यार। सईद है। हेलो साहिब भाई। सईद साहब, आप तालिए। माइक लगाए हो तो निकाल दो ना, बहुत शोर आ बहुत रहा है। शोर है, बहुत शोर है इसके पीछे। एडन साहब, पता है आज अभी मैं क्या खा रहा हूँ? आलू, साहिल भाई, मैं भिंडी, ओरियो पास्ता। बिस्किट खा रहा हूँ, बच्चों वाली। ला हौला वला अरे कुव्वत अरे, इल्ला बिल्ला। कभी जिंदगी में गैस नहीं अस्तगफुरुल्लाह। करना था मैंने। दूध में डंक करके खा रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसे ही खा रहा हूँ, दूध कौन गर्म करते बैठेगा अभी। ठंडे दूध लेकिन में ये डंक बिस्कुट करके खा। कंपनी वालों को, लाला जी, बिस्कुट कंपनियों वाले को पैकेट पर लिख देना चाहिए कि ये मेरा बिस्किट कितनी डुबकी बर्दाश्त कर सकता है चाय में। ये लिखते नहीं, मेंशन करते नहीं, टूट जाता आखिर वाला ना, तो फिर बड़ी मुश्किल से निकलता है। तू यार दया वो करके जो बोलता है ना, चाय में डुबा के खाने वाली एक ही बिस्किट में वो मजा है। कौन कैंडी, सी पार्ले। बोलो? कैंडी, पार्ले। कैंडी। पार्ले जी। ना 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 ना, पार्ले जी। यार हाय वो वहां हाय पे हाय। पार्ले जी है ना, पाकिस्तान में कैंडी था, हम्म। सेम चीज है। यार वो चाय में डुबा के खाने का जो मजा पार्ले जी में है, कोई भी दूसरा ब्रांड जो है वो यार मजा नहीं दे लेकिन सकता। केक रस को चाय में डुबो के खाने का सबसे ज्यादा मजा आता है। किसका? केक रस को। केक रस? केक रस पाकिस्तान में मिलता है, I don't know इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता। केक रस कहते हैं उसको, बिस्किट होती है रस्क नहीं, केक रस। वो बड़ा जबरदस्त भुरभुरा सा बिस्किट होता है, बस हल्की सी डुबकी लगानी होती है, ज्यादा डुबकी लगाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन बड़ा मजे का हाँ, होता है वो उसके अंदर। ओए होए होए। चलिए यार, देखना और उसके पड़ेगा अंदर ये। लेकिन पोर्स बड़े अगर होते हैं ना। लाला जी, अगर इस्लामिक साइंस से देखा जाए तो फिर वो मक्खी डुबोकर पीने वाला फिर नहीं बताएंगे आप? कि अगर मक्खी चाय पर या मशरूब पर, पीने की हाय, किसी भी चीज पर बैठ जाए तो अपना दाहिना पर अंदर डालती है ताकि उसमें जहर चला जाए। तो मक्खी जब भी ऐसा बैठे तो मक्खी को पकड़ो, पकड़े के बाद पूरा डुबो दो, फिर मक्खी को फेंक दो, उसके बाद उस पीने वाली शय को, चाहे चाय हो चाहे शरबत, उसको पी जाओ। तो फिर आपके चाय में या शरबत में उसका जहर असर नहीं करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्यों ना डायरेक्ट मक्खी को ही चूस लिया जाए, मामला अच्छा, ये खत्म लेकिन हो जाए। इसमें भी देखो साजिद, जितने लोग देख रहे हैं इसमें कई सारे मोमिन हजरात भी है, और ये बात मैं हमेशा से कहता हूं कि मोमिनों से बड़ा दोगला और हिपोक्रेट आपको किधर भी नहीं मिलेगा। आप देखो, जब ये हदीस की बात आती है तो सारे ये है इसको केक रस। टोस्ट कहते हैं आदम साहब। केक रस नहीं, केक रस है, टोस्ट नहीं है। टोस्ट तो यार ब्रेड अच्छा, को टोस्ट दिखने में करने से टोस्ट टोस्ट दिख होता है। रहा है। केक रस है, ये होता है केक रस। आई डोंट नो अब इसे इंडिया में क्या कहते हैं।
ये केक रस कहलाता है। ये अगर कड़क मैं रहता है दूसरे क्या एकदम? कड़क होता है, फुल बिस्किट की तरह होता है, कड़िच कड़िच, हाँ, तो लेकिन हाँ इसको तो भाई फिर वो इधर टोस्ट टोस्ट बोलते ही हैं, कहते हैं, इधर टोस्ट बोलते टोस्ट हैं। बोलते हैं नहीं इधर। अपने इधर रस नहीं होता ये, रस नहीं। रस्ट नाम से आता है। यार रस फर्क है यार, ये केक रस है। हाँ हाँ अरे हमारे इधर भाई इसको हम लोग रोस्ट के ही वहाँ बोलते हैं। टोस्ट बोलते हैं इसको लोकल भाषा में। ओके। हाँ, इसको टोस्ट बोलते हैं, खाते हैं, अभी भी खाते हैं लोग। एक तो आता है जीरा बटर और उसके साथ फिर एक दूसरा ऑप्शन ये टोस्ट का होता है। ओके। हाँ, मुंबई में बहुत मिलता है ये। क्या यार तुम लोग हाँ, हर तो चीज मैं का ये बता रहा नाम था ही एडम बिगाड़ साहब, देते हो। ओ तड़ी खैर हो जो, ओहो ओहो। हाँ अब बताओ। मैं ये बता रहा था एडम साहब कि मोमिनों से बढ़कर आपको हिपोक्रेसी, दोगलापन आपको नहीं मिलेगा, मतलब उस लेवल का किधर भी नहीं मिलेगा। आप देखो कि जब ये हदीस की बात करते हैं हम मच्छर डुबाने की, तो ये मोमिन हजरात जो है ना उठ के ये था, इसने ऐसा लिखा, ऐसा वैसा है। वही मोमिन के चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको डुबा के पीता है वो? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उसको दिया जाए तो पिएगा वो? कि मेरे नबी की नहीं सुन्नत है, उसने कहा है कि डुबा दो ताकि दूसरे उसके पंख से जो है वो शिफा मिल जाए, वो पिएगा? नहीं वो नहीं पिएगा। इम्पॉसिबल। यार आज हमारे पायलट वाला साहब बड़े जमाने बाद उस दिन नॉन मोमिन स्ट्रीम में आए थे और मोमिन स्ट्रीम में बड़े जमाने बाद आए हैं। कह रहे ये क्या डिस्कशन हो रहा है, चाय बिस्किट रस टोस्ट जीरा बटर कभी कभी हो जाता है भाई। और पायलट वाला साहब कह रहे थे पापा रंजीत हाथ ने बदल दिए हालात। वाह। हाँ, सईद साहब से बात कर लेते हैं यार, बेचारे बहुत देर से रुके और कुछ मोमिन हजरात भी है, सबको टाइम देना है हमें। सईद साहब, सईद साहब आवाज आ रही है आपको? सईद साहब, शायद आपके माइक में परेशानी है कुछ। और सईद साहब, अगर आप नॉन मोमिन अपना एक्स मुस्लिम है और ये अगर आपका कुछ रियल वियल नाम रहेगा तो प्लीज रियल नाम के साथ नहीं आए। नहीं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब हाल ही में ऐसा हुआ कि बेचारा एक एक्स मुस्लिम जो है वो रियल नाम के साथ आ गया था, फिर वो वीडियो डाली गई, फिर बाद में उसको एहसास हुआ कि यार ये तो मसले मसाइल हो गए। तो अगर कोई एक्स मुस्लिम है तो वो अपने रियल नाम के साथ नहीं आए, सूडो नाम बना ले और कोई मोमिन नाम ही रखे ताकि हमको पता चले कि कोई मोमिन या एक्स मुस्लिम है। फैजान साहब। हेलो साहिल भाई। जी, मोमिन है नॉन मोमिन है? मोमिन है। ओके, कट्टर है? नॉर्मल। नॉर्मल, नमाजें पढ़ते हैं? जी। ओके, दरूद शरीफ सुना दे, दरूद इब्राहिमी। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके सर, ये आपके रसूलुल्लाह के सर में जू मुबारक थी, सर मुबारक में, ये आपको पता था पहले? जी नहीं पता था। ओके, अब पता चला है, क्या क्या कहना है इस बारे में आपको? पता नहीं, वो अपना बाल नहीं धोते थे। एक्स मुस्लिम तो नहीं हो गया भाई तू? गुड क्वेश्चन। एक्स मुस्लिम हो गया? मैक्सिमम हद तक। अच्छा, मैक्सिमम क्यों, क्या बचा है? अरे भाई भाई, क्या बचा है भाई? अब सवाल का जवाब ढूंढेंगे, मिलेगा तो मिला, नहीं तो कोई वो जो लास्ट जो बचा है वो सवाल कर ले, ताकि ऐसा बीच में लटक के मतलब नहीं है, या तो इधर या तो उधर, दो नाव में दो दो कश्तियों में सवार नहीं होना है, खास करके इस्लाम के साथ, नहीं तो तुम्हारा जी। चीर हरण बीच में से हो जाएगा। वेल मछली आएगी बीच से। जी सर, मैं
पहले आपसे एक बात बस जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा अपना कि आप जितने एक्स मुस्लिम हैं, आप लोगों ने कुरान हदीसों को स्टडी किया, तब आपने रियलिटी जानी क्या है एक्चुअली। तो आपके अलावा भी मौलाना लोग भी तो पढ़ता होगा मीनिंग के साथ, तो वो लोग कभी ये नहीं सोचा मतलब? अच्छा, इसका दो जवाब है। एक जवाब तो ये है कि कई सारे मौलाना ऐसे हैं, बल्कि कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी है, यानी उन्होंने मदरसे में पढ़ाई की और बाकायदा सीखा उन्होंने, और वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो आज भी मौलाना है, मस्जिद के इमाम है, और सोसाइटी में एज अ यानी गुड मुस्लिम की तरह वो रह रहे हैं। एक चीज ये, यानी कई सारे मौलानाओं को ऑलरेडी ये चीजों का पता है, लेकिन उनकी मजबूरियां होती है, या फिर ये होता है कि यार अगर मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आप बचा, मैं परेशानी क्यों लूं अपने ऊपर, या मैं इसके आगे क्या करूंगा, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी मदरसे में लगा दी, कुछ सीखा नहीं, और यहां से मुझे अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, अगर उसके अंदर चालाकी है तो वो अच्छे खासे पैसे बना रहा है, तो वो उस चक्कर में वो मुनाफिक वाली जिंदगी गुजार रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप चाहे मौलाना हो या आप एक आम इंसान हो, कई बार एक गलत चीज को गलत समझने के लिए आपको एक पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। वो पर्सपेक्टिव जब तक आपको दिखाया नहीं जाता है, गलत चीजें भी आपको सही लगती है, जो कि हमारे साथ भी यही मामला था जब हम मुसलमान थे। हमको ये पर्सपेक्टिव नहीं मालूम था, हमने उस दायरे से बाहर निकल के नहीं सोचा कि भाई इससे बाहर निकल के देखते हैं कि चीजें लॉजिकल लग रही है या नहीं लग रही है, गलत लग रही है या नहीं लग रही है। हम उसी के अंदर से उस चीज को देखते हैं, तो हम इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई नहीं नहीं ये सही है। तीसरी चीज कि बचपन से जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है या ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है, इस वजह से भी उसको समझ में नहीं आता है कि हम गलत है। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से आप मौलाना होते हुए भी या इस्लाम को अच्छे से पढ़ के भी आप उससे बाहर नहीं निकलते हो। एडम साहब को अगर कुछ ऐड करना है इसमें तो ही कैन ऐड। मेरी समझ से जितना था मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बता दिया या ऑब्जर्वेशन से। नहीं सर, आपने काफ़ी सही बता दिया। लाइक ऑब्वियसली मैं इसमें क्या ऐड करूँ, लेकिन तीसरी बात सिंपल यही है कि अ, अगर मौलाना के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, बहुत डेटा है, तो मुझे ये बताइए कि मौलानाज़ हमारे पास आने से डरते क्यों हैं? सिंपल। लाइक इमेजिन करो, हम 3 साल हो गए यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में बोलते हुए, उससे 2 साल पहले से मैं इंग्लिश चैनल पे काम कर रहा हूँ। ये मौलानाज़ डरते क्यों हैं आने से? अगर इनका नॉलेज, इनकी कैपेबिलिटी, इनका डेटा इतना ही स्ट्रॉन्ग है, और ये सर सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं उन जाहिलों को जिनके पास इल्म नहीं है, आप जैसे लोगों को। वरना अगर इतना ही नॉलेज है, आ जाए, क्या मसला है? पीठ पीछे मैंने तो तो ये बोलता है कि गलत-गलत तर्जुमा करता है सर एक्स मुस्लिम ये पीठ सब। पीछे बोलते हैं ना, पीठ पीछे बोलता है ना, पीठ पीछे तो मैं बोल सकता हूँ। पीठ पीछे मैं आपको आप चले जाओ यहाँ से, मैं कहूँ कि यार ये जो बंदा था, इसकी माँ जो थी ना, वो 10 बंदों के साथ सेक्स करी थी, फिर ये आया था। अब आप तो सामने हो नहीं डिफेंड करने के लिए अच्छा, अपनी माँ को। तो जब आप हो नहीं मेरे सामने अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए, तो मैं कुछ भी बोल लूँ ना, क्योंकि आप तो हो नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी से ही जो मर्ज़ी कुछ दिखा दूँ, तो लाइक पीठ पीछे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना सर। और इसमें एक पॉइंट और भी ऐड करना है एडम साहब, कि वो जो कह रहे हैं कि ये गलत तर्जुमा करते हैं, मुझे बताओ कि हमने तर्जुमा किया कब है? हमने यहाँ पे हदी 99% ऑफ द टाइम हम तो वही तर्जुमा बता रहे जो आपके उलमा ने लिखा है, आपकी इस्लामिक वेबसाइट पे वो तर्जुमे मौजूद है। तो ये बहाना बनाना कि ये तर्जुमा गलत बताते हैं, हदीस गलत बताते हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जी, वो बोलते हैं गलत बताते हैं, लेकिन ये भी तो पता है क्या गलत है, वही तो समझ में नहीं आता है मुझे। एग्जैक्टली उन तो उनको आपके ले आए सवाल ना। का जवाब दे दिया। अब आप बताएं कि वो लास्ट स्टेज क्या है, क्या फंसा हुआ है, उसको भी हम निकालते हैं और आपको इंसानियत की ओर लेके आते हैं। भाई मैं मुस्लिम ही फैमिली में पैदा हुआ हूँ भाई मैं।
कैसे अलग हो नहीं, ये जाऊंगा? तो कोई ये चीज सब नहीं है ना, सर मैं मुस्लिम आपको एक बात फैमिली में तो बताऊं, हम भी। इसके लिए एक बड़ी जबरदस्त कहावत है हमारे इंडिया पाकिस्तान में। सॉरी सहेल भाई, आपकी आवाज कट रही है। कुएं का नहीं नहीं, मेंढक, आप बोलिए। कुएं का मेंढक। आपने कुएं के मेंढक की कहानी सुनी हुई है? वो कुएं का कौन सी? मेंढक भी यही कहता है, मैं इसी कुएं में पैदा हूं, मैंने इसी कुएं में मरना है। वो इस कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहता। सो अगर आपकी ये इच्छा है कि आप इस कुएं में पैदा हुए हैं और इस कुएं से आपने बाहर नहीं निकलना, तो आपकी इच्छा है, परफेक्ट। इट मीन्स कि आप दुनिया को जानना ही नहीं चाहते, दुनिया को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आपके लिए आसमान उतना ही है जितने कुएं की ओपनिंग है। सो अगर आप उस कुएं के अंदर आना चाहते हैं और आप समझते हैं कि पूरी दुनिया इतनी ही है, यानी कि 4 फुट का गोल दायरे के अंदर पूरी दुनिया है और आसमान भी जो है वो नीचे से कुएं के अंदर से बैठ के इतना नजर आ रहा है, बस इतना ही है। तो अगर आप उसी दुनिया के महवर में घूमने जाते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप उस कुएं से बाहर निकल के देखने जाते हैं तो आपको थोड़ी सी छलांग मारनी पड़ेगी कि हाँ, मैं इस कुएं में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मैं देखूं तो सही कि कुएं के बाहर क्या है। सही है। तो पहली बात मैं ये कहूंगा सबसे ज्यादा कि इस्लाम परफेक्ट रिलीजन है, लेकिन परफेक्ट किसका रिलीजन के रिलीजन है नाम पे परफेक्ट रिलीजन। यार? हाँ चलिए नहीं, ऐसा वो करें, लेकिन स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा है। स्टेटमेंट उसने आधा इस, बोला है एडम साहब। हाँ, तो जी परफेक्ट मैं रिलीजन बोला के हूँ। नाम पे। हाँ, तो लेकिन परफेक्ट का मतलब होता है एकदम परफेक्ट 100%, लेकिन ये 50% भी नहीं है। इतनी हिस्टोरिकल मिस्टेक, साइंटिफिक मिस्टेक, इतना मतलब ये सब है भाई, एंड इंसानियत के खिलाफ है। ओके भाई, फिर इसमें क्यों हो? हम्म? तो यार फिर सवाल तो तुम कर ही रहे, फिर तो तुम ये बता रहे हो कि तुम इसमें क्यों नहीं रहना चाहते। तुम ये बता रहे हो मुझे, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्यों हो? इतना आसान नहीं होता है ना भाई। उफ, देखो, दो यार भाई, इसमें भी दो चीज है। एक तो ये आप जो बोल रहे हो उसमें दो मतलब हो सकते हैं। एक ये है कि मैं एक्स मुस्लिम हो के लोगों को नहीं बता सकता, अपने घर वालों को नहीं बता सकता। अगर ये आप बोलोगे तो हम इस पे कुछ अपनी टिप्पणी जो बाकी लोगों को दिए हैं वो हम देख सकते हैं। एक ये है कि भाई सारी चीज गलती है लेकिन फिर भी मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा या नहीं निकलूंगा। ये दो में से आपका कौन सा पॉइंट है? नहीं, मैंने अपने कुछ खास दोस्तों को बताया है, ओए, गलती पहले लेकिन कर दी। इतना किसी को नहीं बताया। यार देखो, ये गलती है आपकी। खास दोस्तों के किसी को भी बताना अभी इस वक्त, खुद तो निकलो पहले। पहले खुद निकलो। आपको पता है कि आप यहाँ रहिए, ये चीज मेरे को डिस्कस भी करना था, मैं अभी प्रेजेंट करता हूँ। आपको पता है कि ये जो हमारा मूवमेंट है, एक्टिविज्म है, ये इतनी तेजी से अभी फैल रहा है, इतना तेजी से लोगों को पता चल रहा है कि जो ये यूपीएससी होता है ना यार, ये इसके जो कोचिंग वाले हैं, ये लोग भी हमारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अभी अपनी वीडियोस में। आज मुझे किसी ने ईमेल भेजा था, एक चैनल है कुछ, उसमें कितना 5 लाख के ऊपर कुछ सब्सक्राइबर है। उन्होंने एक कवर किया है कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो एज अ करंट जो अफेयर्स होता है उसमें आप देखिए कि भाई ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो जोर पकड़ रहा है, लोग निकल रहे हैं। 50 लाख है ना? ओके, मैं अभी देख लेता हूँ जिन्होंने मुझे भेजा था। 52.7 लाख है मेरे ख्याल से उन लोग के सब्सक्राइबर। हाँ, 52 लाख है। अरविंद अरोरा। एक मुझे पता नहीं, मैं चैनल का नाम बता देता हूँ ताकि किसी को देखना है तो जाके चेक भी कर सकता है। किसने मुझे भेजा था यार? एक तो अरविंद इतने अरोरा का सारे होगा। मैसेजेस ना। यूपीएससी। चलिए, दैट्स नॉट वेरी ठीक है, आप हाँ, बोलते एक हो। चीज तो ये है एडम साहब, और दूसरी चीज देखिए कि केरला की एक एक्स मुस्लिम है, हम्म, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। ये देखिए, ये इस पे हम दोनों ये कर लेते हैं, टिप्पणी दे देते हैं, और ये भाई को भी पता चलेगा कि जितने ज्यादा लोग निकलेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ये अपना जो एग्जैक्टली। एक्टिविज्म है।
ये सर देखिए उसके लिए मैंने वो आडम दिखाया था साहब, ना कि अकेला। जी बिल्कुल सर, दिखाइए दिखाइए। ये देखिए, ये इसको, इस न्यूज को कई सारे लोगों ने कवर किया है। कौन रिमूव कर रहा है? ओके, आया स्क्रीन पे? जी जी, आ गया। आ गया ओके, ये इंडियन एक्सप्रेस का है, कई सारे लोगों ने इसको कवर किया है, ट्विटर ट्विटर पे भी यही चल रहा है। विल मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई ऑन एक्स मुस्लिम्स, सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर केरला। In her plea, the woman said that as a born Muslim woman to a non-practicing Muslim father who has not officially left the religion is facing the peculiar problems in protecting her precious civil rights. अब See, that's इसमें like, come on यार, ये पहली लाइन ही, this is stupidity। इसलिए मैं कहता हूँ, like go back to the first line यार। वो चूंकि मुसलमान हाँ, घराने में पैदा हो गया है, अब उसको शरिया कोड में लेके जा रहे हैं बार बार। उसका क्या यार, क्यों ये शरिया कोड है क्यों भाई? नहीं क्योंकि चाहिए यार। इंडिया में, एडम साहब, क्योंकि इंडिया में अगर आप एक मुस्लिम घराने में पैदा होते हो तो पर्सनल मैटर पे आपके शरिया लॉ ही, शरिया लॉ इन द सेंस के जो पर्सनल मुस्लिम लॉ है वो आप पे एप्लीकेबल होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों भाई? इस अब वजह देखो से साहिल, देखो दिस इज द मेन तो प्रॉब्लम। उसी को तो चैलेंज करने के लिए ये गई है ना सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सही गई है, मैं इसके साथ हूँ यार, इसको सपोर्ट करो। इसने कोई पिटीशन वगैरह डाली है तो मैं उसको साइन करने को तैयार हूँ, और हम सबको साइन ने करना इसे चाहिए जितने सीधा भी हमारे। सुप्रीम कोर्ट में डाली है और इसको वो कंसीडर करने के लिए भी रेडी बैठे। ये देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। Will an ex-Muslim continue to be governed by the Muslim Personal Law, the Sharia Act of 1937, or by the secular laws of the country in matters of succession? The Supreme Court on Monday agreed to consider the important point and issued notice on a writ petition filed by a woman from Kerala raising the question. फाइनली ये देखिए, गुड। ये कितनी अच्छी बात है। मगर अब अच्छा, ये ये हमारे नोटिस, पाकिस्तानी इंडियन लॉज है ना, ये 5 से 10 साल लगा देंगे इसको करने में भी, लेकिन दैट्स अ गुड स्टार्ट। और जितने ज्यादा लोग एक्स मुस्लिम अपने आप को साबित करेंगे फाइनली आके, दिस विल हैपन फास्टर। और मैं इसीलिए इस पर्सनल लॉ, शरिया लॉ, पर्सनल शरिया लॉ के बहुत खिलाफ हूँ कि भाईजान इंडिया का शरिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया का शरिया के साथ क्या ताल्लुक है? एक तरफ सर वही सेक्युलर तो, सेक्युलर इसी वजह सेक्युलर, से तो दूसरे में शरिया। यूसीसी लाने की वजह या उस पे जो काम चल रहा है उसकी वजह यही है कि ये सबको स्क्रैप किया जाए। अच्छा साहिल साहब, ये जो लेडी है वो सफिया नाम है शायद, और ये एक्स मुस्लिम ऑफ केरला की जनरल सेक्रेटरी है। हाँ, आगे मैं यही बताने वाला था कि ये जो बोल्ड स्टेप लिया है और इतनी जरूरत इसको समझ के ये जो आगे बढ़ी है, डिस्पाइट ऑफ सो मच प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, ये है सफिया। इनका नाम है सफिया, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला। वेरी गुड। अच्छा साहिल तो साहब, मैंने प्राइवेट चैट में एक दिया है लिंक, जरा खोलना। तो ये वो भी सेम ही है, यही है या अलग है? चेक कर हाँ, लीजिएगा। सबने कवर किया है उसको, सबने कवर किया है। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इन सब का साथ देना चाहिए, और कभी भी पिटीशन या कोई भी ऐसी चीज हो साहिल, तो सपोर्ट करें फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल, आप जब भी नहीं कर सके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लोकल लॉ इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एडम साहब आप देखिए ना, अब ये वाले न्यूज को कई सारे न्यूज चैनलों ने, या जो न्यूज़पेपर वाले हैं या डिजिटल न्यूज चैनल्स है, इन सारे लोगों ने कवर किया है। आप सोचो कि कितने सारे लोगों को फिर ये एक्स मुस्लिम के बारे में पता चलेगा। और इसमें ये लास्ट वाली लाइन पकड़ो साहिल साहब, सीजीआई चंद्रचूड़ कंसीडर द मैटर सीरियस and give special And order gave to special to orders. provide her more information on the मोर issue. इंफॉर्मेशन ऑन द इशू। जी, तो इसको मैटर को जो है सीरियस, क्योंकि वो वैक्यूम है अभी एज ऑफ नाउ, कुछ मतलब इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता है, यानी कोई एक्स मुस्लिम है और वो शरिया लॉ से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, यानी कैसे वो काम होगा। तो इस वजह से फिर ये इन्होंने कहा है, यानी जो जज है या चीफ जस्टिस है, इन्होंने कहा है कि भाई इस पे डिटेल्स दो और ये मुद्दा सीरियस है और हम इसको सुनेंगे, इस पे काम करेंगे। यार साहिल, एक क्वेश्चन है मेरा, आई एम सॉरी, मुझे चूंकि इतना लॉ का पता नहीं है। कितना मुश्किल है इंडिया के अंदर
अपने आप को मुसलमान से एक्स मुस्लिम बनाना, लीगल यानी डिक्लेयर करने लीगल की बात कर रहे हैं आप? लीगल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल अगर वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहती है, तो फिर तो उसके ऊपर ये इस्लामिक सिविल कोड नहीं ना लगेगा। कितना मुश्किल है अपने आप को एक्स मुस्लिम लीगली डिक्लेयर करना। अच्छा, अभी इसमें मेरे को भी इसका पेपर वर्क कैसे होता है वो मुझे आइडिया नहीं है, किसी लॉयर से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर आप आपको कोई ना कोई कैटेगरी में आना पड़ेगा एडम साहब, क्योंकि या तो आपको अपने आप को एथियस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। एग्नोस्टिक वाली मेरे ख्याल से कोई कैटेगरी नहीं है, नहीं, क्यों या क्यों एथियस्ट भाई, एक्स मुस्लिम ज्यादा है खुद ही एक नहीं वो, कैटेगरी होनी चाहिए। यही ना, ये अभी कैटेगरी नहीं है, बनवानी वही चाहिए। तो लाना है। यस, ये कैटेगरी एग्जैक्टली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? जो एथियस्ट के ऊपर परसिक्यूशन है वो कुछ नहीं है, एग्नोस्टिक के ऊपर परसिक्यूशन कुछ नहीं है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एक्स मुस्लिम चाहे एथियस्ट बन जाए, चाहे हिंदू बन जाए, चाहे क्रिश्चियन बन जाए, एग्नोस्टिक बन जाए, उसके ऊपर एक परसिक्यूशन जो है मुसलमानों की तरफ से, वो एक्स मुस्लिम होने के ऊपर है। इसके ऊपर नहीं है कि वो अब क्या बन गया है। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? एक्स राइट। मुस्लिम का जो भी बाद में थियोलॉजी आइडियोलॉजी हो, इट डज नॉट मैटर, ही इज परसिक्यूटेड जस्ट बीइंग एन एक्स मुस्लिम। सो ये एक और वहां पे होनी चाहिए कैटेगरी। क्यों नहीं है ये कैटेगरी? एग्जैक्टली वही 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 और उसके लिए फिर आपको एडम साहब, इसी वजह से कह रहा हूं कि ये जो हमारे भाई जो आए थे, फैजान साहब या जितने लोग हैं, हमको नंबर दिखाना पड़ेगा ना भाई कि हाँ इतने सारे लोग एक्स मुस्लिम्स हैं, तो कंसीडर करो आप एज अ माइक्रो कम्युनिटी, इसको कंसीडर करो। And this community is the most persecuted community in the history. 1400 साल से एक्स मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया की सबसे परसिक्यूटेड कम्युनिटी है। या ये मैं कोई इस वक्त विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं कर रहा, ये हिस्ट्री और डेटा बताता है आपको। हिस्ट्री के अंदर जाके देख लो, ना कभी एक्स क्रिश्चियन इतना परसिक्यूट हुआ, ना कभी एक्स हिंदू परसिक्यूट हुआ है, ना कभी एक्स जू परसिक्यूट हुआ है, जितना एक्स मुस्लिम परसिक्यूट हुआ है। हिस्टोरिकली प्रूवन, द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड इज एन एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। दैट्स द रियलिटी। हिंदुओं में तो बिल्कुल एक्स वाली कोई चीज ही नहीं है ना एडम यार साहब। डज नॉट मैटर यार अमित, दैट्स नॉट द पॉइंट। अ लॉट ऑफ पीपल, लोग कहते हैं ना दुनिया में नाम है ना, मैं नाम यूज कर रहा हूं। सो जी जी, द परसिक्यूशन किसकी हो रही है मैक्सिमम हिस्टोरिकली, अगर आप उठा के देख लो, इस्लाम में ही है ना मुर्तद की सजा। इज द एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। एक्स हिंदू होता या नहीं होता ये बात नहीं है, बात ये कि एक्स हिंदू यूज करते हैं ना, टर्म यूज होती है ना। सो मैं उस टर्म के ऊपर बात कर रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा है। तो फैजान साहब, आपको समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं अगर आप नहीं हैं तो बाहर खुद पहले निकलो। जी, लेकिन कुरान की एक आयत में जो धर्म छोड़े उसका गला काट दो। तो वही सब तो बता रहे ना भाई। 5 की 33 अगर आप देखें तो कई सारे लोग उसको कुरान से ये कहते हैं कि भाई ये एक्स मुस्लिमों की सजा है। जी, लेकिन इंडिया जैसा सेकुलर कंट्री में तो सेफ्टी मिल जाएगा कानून का। हाँ भाई, आपकी बात सही है, लेकिन वो हमको दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ इतने सारे एक्स मुस्लिम्स हैं। और पर्सनल मैटर में भी हमें इस्लाम का कोई भी कानून नहीं चाहिए अपने ऊपर, जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न इन मुस्लिम फैमिली या वी वर मुस्लिम बिफोर। जी समझ रहे आप? जी जी। है ना? तो इस पे गौर करिएगा। एंड हमको तो जितना अभी आपसे बात करके समझ में आया है, आप ऑलरेडी इस्लाम से बाहर हो, तो उसको डिक्लेयर भी, यानी एटलीस्ट आप यहाँ पे तो डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि जो मुल्ला मौलवी मोमिन हजरात देखते हैं उनको तो पता तो चले, हाँ भाई यहाँ देखो कि कई सारे लोग आके इस्लाम छोड़ रहे हैं। जी जी। ठीक है प्यारे भाई, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच।
मंतकी अंजाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं बड़े जमाने बाद। क्या हालचाल? जी क्या हाल है, कैसे हैं साहिल, एडम? ठीक ठाक, शुक्रिया लेने मस्त का। एकदम, आप बताएं। अभी जो छोटे भाई आए थे जिन्होंने कहा कि सॉरी मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ, जिन्होंने कहा कि हम इस दिन में पैदा हुए, हमारे फैमिली और हमारा खानदान, हमारे माँ बाप सब मुसलमान हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं। उस हवाले से थोड़ा सा मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 170 अगर आप स्क्रीन पर ले आए, और उसके बाद मैदा की 104 कि अल्लाह ताला सूरह बकरा की 170 जी कि अल्लाह ताला अभी ऐसे ले लोगों को जो अपने बाप दादा के दिन पर डटे रहना चाहते हैं उनसे क्या कह रहे हैं। ये लीजिए, मैं अभी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। ये ये लो, नहीं, अमित स्क्रीन लेके पे ले ले आ आया। गया। जी जी उर्दू पे जाओ। हाँ, इनसे जब कहा जाता है वही, हाँ आ गई है सामने। जी तो पढ़ के सुना दें इनको सर। चलिए मैं मेरे स्क्रीन से पढ़ देता हूँ। इनसे और जब जब कहा इनसे जाता कहा है जाता कि है, अल्लाह ने, अरे सॉरी प्लीज एडम साहब आप प्लीज पढ़िए। प्लीज सेल्फ कंटिन्यू, सॉरी आई वाज अच्छा मैं करता हूँ। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं इनके पैरवी करो, तब जवाब देते हैं पैरवी कि करो। हम तो इसी तरीके के पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और वो राह रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये इन्हीं के पैरवी किए किए चले जाएंगे? एंड ऑफ ये एक नॉन मोमिन के लिए ये बातें बताई जा रही है जो हाँ, ये लेकिन आप कहते इसको हैं। रिवर्स में ले सकते हैं ना। मैं वही हाँ, रिवर्स मंतकी में ले अंजाम रहा हूँ साहब इसको। इसको रिवर्स में ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं रिवर्स में ले रहा हूँ कि भाई अगर हमारे आबा अजदाद यानी कि अंधी गधी पर सवार थे तो क्या हमने भी उसी गधी पर सवारी करनी है? और तो उस भाई से मैं यही कहूंगा। और दूसरा इसमें 104 जो है 5 की उसको भी जरा सामने ना, सेम अल्फाज है मेरा ख्याल है, लेकिन शायद और जगहों में भी कुरान में आया होगा इस तरह का हवाला या इस तरह की बात आई होगी। हाँ ये आ गई आपके सामने 104 मैदा की। हाँ, जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। क्या अगरचे इनके बड़े ना कुछ समझ रखते हो और ना हिदायत रखते हो? वही अंदाज है। हाँ वही, और साथ में हिदायत शायद आपने मुख्तलिफ तर्जुमा पढ़ा, और दादा की तकलीद किए जाएंगे। ये अपने बाप दादा की तकलीद वही उनके नकल करेंगे जैसे वे करते रहे, ख्वाह वो कुछ न जानते हो और सही रास्ता की इन्हें खबर ना हो। ये यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क उन्होंने तर्जुमे में डाला है। तो हम यही कहेंगे इन हजरात से कि भाई आपने खुद अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करनी है कि आया जरूरी नहीं कि हमारे आबा अजदाद हर मामले में ठीक हो। ठीक है, हमें अपने बुजुर्गों का एहतराम है, लेकिन हमने खुद भी सोचना है कि हम आया ये लोग कहीं अनजाने में या नाइव तो नहीं थे, इस्तेमाल तो नहीं हुए। तो इसमें जाहिर है ये कोई दलील नहीं है जो लोग देते हैं कि भाई हम तो इसी में थे, तो हमारे बाप दादा इसी में थे, हम भी इसी में रहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा था। और अनस इब्न मालिक की जो आप लोग बात बता रहे थे, तो अपना साजिद भाई ने कहा कि उसको नबी ने दुआ दी थी कि बहुत सारी औलाद और माल हो। तो वाकई उसकी उनकी बहुत सारी औलाद हुई थी, और उस औलाद में से तकरीबन 80 या 70 तो इनके बेटे हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किए थे, और तकरीबन 30-35 जो है इनके पोते नवासे। तो वो हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों तकरीबन 100 से ज्यादा इनकी औलादों में से लोग कत्ल हुए थे। ये उस वक्त बहुत बड़ी उम्र के हो गए थे, बुजुर्ग बूढ़े थे। तो और साथ में हज्जाज बिन यूसुफ ने इनसे कहा था कि
मैं तुम्हारे गले में एक छोटी सी तख्ती लटकाऊंगा और जिस पे लिखा होगा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। तो ये हमारी नबी की दुआ थी इनके लिए जो साकार हुई। अच्छा यार मंतकी अंजाम साहब, मेरी बहुत तमन्ना है कि आप भी अपना चैनल खोले, थोड़ा वक्त दे, क्योंकि हमारे मंतकी अंजाम भाई जो है वो इनको इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत 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 अच्छी और गहरी नॉलेज है। तो आप